Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome you to our online classes. Let's start our today's lecture. This is our syllabus. In this particular syllabus, we have to learn 10 chapters. सिलेबस के हिसाब से जो हमारा पहला लेसन है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो इसमें ये डिटेल में दिया हुआ है कि इससे पहले 11th की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि जहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप थी, सिंगल ओनर था, जो अकेले ही सारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसके बाद सारे एक्टिविटीज़ को खुद ही संभालता है। प्रॉफिट होगा तो खुद उसको सारा प्रॉफिट खुद ही लेगा, लॉस होगा तो खुद को ही सफ़र करना है, और उसके अंदर जितने भी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स आते हैं सब खुद ही सॉल्व करने हैं। तो इसके अंदर ऐसे बिज़नेस के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो बड़े पैमाने पर बिज़नेस नहीं कर सकता। इसलिए अगर बड़े पैमाने पर हमको बिज़नेस करना है, ज़्यादा कैपिटल लगाना है, ज़्यादा मैनेजरियल एबिलिटी हमको अगर हासिल करनी है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंपनी ओपन कर सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की वजह से क्या होगा कि पहले अकेले पैसा लगाता था बिज़नेस के अंदर, कैपिटल इन्वेस्ट करता था, लेकिन यहाँ पर अभी 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो सब के सब मिलकर बिज़नेस में पैसा लगाएंगे, जिसकी वजह से बिज़नेस के अंदर पैसा बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो बड़े पैमाने पे बिज़नेस कर सकते हैं, और बड़े पैमाने पर बिज़नेस करने के लिए जो मैनेजरियल कैपेसिटी चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसकी वजह से बिज़नेस करना आसान हो जाता है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग में भी यही कहा गया है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स क्या करते हैं, आके मिलकर बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस कैरी करते हैं। उनका मकसद यही रहता है कि जिसके ज़रिए से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। अगर प्रॉफिट होता है तो आपस में शेयर करके लेते हैं, और लॉस होता है तो भी आपस में उनको शेयर करना है। यही चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन में भी दी गई है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत ये कहा गया है कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के बीच दरमियान में क्या है, रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप। और इसके अंदर भी यही कहा गया कि दोनों मिलकर आपस में बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं, और जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो आपस में शेयर करते हैं, आपस में तकसीम करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है, वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर कुल मिलाकर 9 पॉइंट्स है। इससे पहले भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि उस वक्त जो मौजूद नहीं थे वो भी इसको समझ ले। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एग्रीमेंट, जिसे हम मुआहिदा कहेंगे, कि हर पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ओरल होगा या फिर रिटन होगा, ज़बानी होगा या फिर तहरीरी होगा। और रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि कभी कभार पार्टनर्स में आपस में झगड़े हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट है, आपस में जो मुआहिदा बनाया है, वो अगर तहरीरी होगा तो वो उसके ज़रिए से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ज़बानी होगा कि ज़बानी तौर पर ही आपस में उन्होंने तय किया है कि तुमने बिज़नेस में इतना पैसा लगाना है, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, तुमको इतने राइट्स है, मुझे इतने राइट्स है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। और ये जो रिटर्न मुआहिदा होता है वो एज अ प्रूफ कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50। इससे पहले की जो सिलेबस था लास्ट ईयर का, उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 20 थे, लेकिन यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से इस साल जो दिया गया है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वो है 50 हो सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 मेंबर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स हो सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, लॉफुल बिजनेस। तो हम जानते हैं कि बिज़नेस बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं आजकल।
हम देखते हैं कि हर कोई बिज़नेस करता है, लेकिन बिज़नेस हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो बिज़नेस जो हमारा जायज़ होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए कि कुछ चीज़ों के अंदर हुकूमत की तरफ से बैन लगाया गया है कि उसकी परमिशन नहीं है। तो हुकूमत ने जिन चीज़ों की हमको परमिशन दी है उन्हीं चीज़ों का हम तिजारत कर सकते हैं। इल्लीगल बिज़नेस हम लोग नहीं कर सकते। ये तो हमें हुकूमत कहती है कि लॉफुल बिज़नेस करना चाहिए, हालांकि जिस दीन को हम मानते हैं उसके अंदर भी हमको कहा गया है कि हमको जो बिज़नेस करना है वो हलाल बिज़नेस करना है, हलाल तिजारत करनी है। हराम तिजारत से हमको गुरेज करना है और बचना है। चौथा जो पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, मुनाफे और नुकसान की तकसीम। तो बिज़नेस जो करते हैं, हर बिज़नेसमैन का एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करे। तो मुनाफा होने के बाद जो भी मुनाफा है वो पार्टनर्स आपस में तकसीम करके लेते हैं। तो अभी तकसीम करते वक्त, आपस में बांटते वक्त कि किस बिना पर तकसीम करेंगे, तो एग्रीमेंट में, मुआहिदे में जो उन्होंने तय किया है उसके मुताबिक वो अपने प्रॉफिट को, मुनाफे को आपस में बांट कर लेंगे, तकसीम करेंगे। लेकिन अगर मुआहिदे में उन्होंने तय ही नहीं किया है कि मुनाफा कैसे तकसीम करेंगे, ऐसी सूरत में वो लोग इक्वली प्रॉफिट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे 1 लाख का मुनाफा हुआ है तो 50,000 रुपये एक पार्टनर को दिए जाएंगे और 50,000 दूसरे पार्टनर को दिए जाएंगे। इस तरह से वो अपने मुनाफे को आपस में तकसीम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, लामहदूद ज़िम्मेदारी। यहाँ पर जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, वो लामहदूद है कि किसी बिना पर अगर बिज़नेस को लॉस होता है या फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर्स को अपनी तरफ से उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे उनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े या अपने पॉकेट का आखिरी रुपया भी इसके लिए लगाना पड़े। तो जो भी वो नुकसानात होंगे वो पार्टनर्स को खुद ही उसकी भरपाई करनी पड़ेंगी। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में जो जिम्मेदारियां रहती हैं, जो लायबिलिटी रहती है, वो लामहदूद रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में लेनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, कि रजिस्ट्रेशन ये कंपलसरी नहीं है। इंदिराज करना, कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है इसका इंदिराज करना ROC में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में इसका इंदिराज करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में ये चीज़ क्या है, कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है। कोई भी बिजनेसमैन है तो उसके ऊपर ऑप्शनल है, अगर उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो कर सकता है, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर महाराष्ट्र में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। 7वां पॉइंट है जॉइंट ओनरशिप, मुश्तरका मिल्कियत और इंतज़ाम। कि इसके अंदर हमको ये चीज़ समझना है कि जो पार्टनर्स है ये दोनों भी कंपनी के ओनर है, इनके पास इक्वल राइट्स है, मैनेजमेंट करने के लिए भी इक्वल राइट्स है और दूसरे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सारे इक्वल है। कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों पार्टनर्स हैं, तो मिस्टर ए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मिस्टर बी की भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिज़नेस को अच्छी तरह से मैनेज करे ताकि बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और बिज़नेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। 8वां पॉइंट है प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इसके अंदर हमको समझने पॉइंट नया है, लास्ट ईयर के सिलेबस में पॉइंट नहीं था, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रिंसिपल मतलब सरबरा और एजेंट मतलब नुमाइंदा या फिर उसे कारिंदा भी कह सकते हैं। तो पार्टनर जो है ये बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर्स, बिजनेस के बाहर जो भी कस्टमर्स है या फिर सप्लायर्स है या जिन लोगों से उनकी मुलाकात होती है उनके लिए ये क्या है, एक सरबरा है, एज अ ओनर है। एज अ ओनर वो रिएक्ट करेंगे, एज अ प्रिंसिपल वो रिएक्ट करेंगे उसमें। लेकिन अपने पार्टनर के लिए, जैसे कंपनी में 2 पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो आपस में दोनों जो रिएक्ट करेंगे वो एज अ एजेंट करेंगे। जैसे मिस्टर ए ने बाहर जाकर किसी से कोई डील की है लेकिन मिस्टर बी को इसकी खबर नहीं है, तो मिस्टर ए ने आकर
कंपनी में मिस्टर बी को भी बताना है कि फ़ला पर्सन से मैं ये डील कर चुका हूँ और हमारे अंदर ये चीज़ें तय पाई हैं। तो पार्टनर्स को आपस में एज अ एजेंट काम करना है और आउटसाइडर्स बाहर जो काम करेंगे एज अ प्रिंसिपल वो काम करेंगे। आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन में हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जिसको हम कहेंगे मुआहिदा तोड़ना या फस्क करना। जैसे एग्रीमेंट में पार्टनर्स आपस में तय करते हैं कि कितना कैपिटल लगाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा और लाइबिलिटीज़ कैसे रहेंगी, रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है, बहुत सारी चीज़ें आपस में एग्रीमेंट में तय करते हैं। लेकिन किसी बिना पर पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व करना पड़ता है, फंस करना पड़ता है, मुआहिदा तोड़ना पड़ता है। उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। इसके अंदर पहला रीज़न है व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री टू डिज़ोल्व। जब सारे पार्टनर्स इस चीज़ के लिए एग्री है कि पार्टनरशिप फर्म को क्लोज़ करना है, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, तो पार्टनरशिप फर्म बंद होती है। या फिर दूसरा रीज़न है ड्यू टू डेथ, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई पार्टनर रिटायर हो गया या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे ही कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होगी। अभी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व करनी है तो कम से कम 14 दिन पहले इस चीज़ की नोटिस सारे पार्टनर्स को पहुंचनी चाहिए। तो कुल मिलाकर 9 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन इसलिए किया हूँ क्योंकि इससे पहले ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुनना है